की राजधानी घोषित कर दिया और उसका नाम बदलकर रख दिया अकबर नगर। ये कितना बड़ा फैसला था। मेरा मतलब है उस समय का बंगाल सूबा कितना महत्वपूर्ण था। ये मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े फैसलों में से एक था। यहाँ सूबे की अवधारणा को समझना जरूरी है। मुगल साम्राज्य कई सूबों यानी प्रांतों में बटा था और बंगाल उन सब में सबसे अमीर था, सोने की चिड़िया था। सही बात है। यहाँ से इतना ज्यादा राजस्व आता था कि वो साम्राज्य के कई दूसरे हिस्सों का खर्च उठाता था। तो इतने अमीर सूबे पर कब्जा बनाए रखना दिल्ली में बैठे बादशाह के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो राजधानी चुनना सिर्फ एक शहर चुनना नहीं था, बल्कि पूरे पूर्वी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने जैसा था। बिल्कुल, ये एक ऐलान था। तो जैसे ही इसे राजधानी बनाया गया, शहर की तो पूरी कायापलट हो गई होगी। स्रोत बताते हैं कि यहाँ किले, महल, प्रशासनिक इमारतें बनी। इस पूरे बदलाव को जमीन पर उतारने का काम वो किसे सौंपा गया था? ये जिम्मेदारी अकबर ने अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद सेनापतियों में से एक आमेर के राजा मानसिंह को दी। मानसिंह को 1594 में बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा गया और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बेहतरीन निर्माता और प्रशासक भी थे। अच्छा। उन्होंने ही राजमहल को एक शाही शहर का रूप दिया, पुराने किलों को और मजबूत किया, एक जामा मस्जिद बनवाई और एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो मुगल सत्ता की ताकत को दिखाता था। कुछ ही सालों में राजमहल सिर्फ एक सैन्य चौकी से बढ़कर कला, संस्कृति और सत्ता का एक बड़ा केंद्र बन गया। तो मान सिंह ने एक बेहतरीन प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया। शहर तरक्की कर रहा था, सत्ता मजबूत थी। सुनने में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। तो फिर गलती कहाँ हुई? ऐसा क्या हुआ कि सब टिक नहीं पाया? देखिए, मानसिंह ने इंसानी चुनौतियों को तो काबू कर लिया, जैसे विद्रोही और बागी, लेकिन वो एक ऐसी दुश्मन से नहीं लड़ सकते थे जिसे तलवार से नहीं हराया जा सकता, और वो थी इस इलाके की प्रकृति। प्रकृति। हाँ, राजमहल की जो सबसे बड़ी ताकत थी गंगा नदी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हर मानसून में गंगा में विनाशकारी बाढ़ आती थी, जो शहर के एक बड़े हिस्से को डुबो देती थी। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे स्रोतों में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि राजा मानसिंह को अपना महल शहर में एक ऐसी जगह बनवाना पड़ा जो बाकियों से बहुत ज्यादा ऊंची थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो और उनका परिवार मानसून की बाढ़ से बच सके। तो अगर सूबेदार का ये हाल था, तो आम लोगों का क्या होता होगा? आप अंदाजा लगाइए, जब सूबेदार कोई अपने रहने के लिए ऐसी जुगाड़ करनी पड़ रही हो, तो आम अधिकारियों, सैनिकों और नागरिकों का क्या हाल होता होगा। और इसके अलावा बाढ़ के बाद का जो माहौल होता था, कीचड़, उमस, रुका हुआ पानी, वो बीमारियों का घर था। मलेरिया और दूसरी जल जनित बीमारियां वहां बहुत आम थी। जरा सोचिए, आप दिल्ली या आगरा की शाही शान शौकत से आए एक मुगल अधिकारी हैं और आपको एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां साल के कई महीने सिर्फ कीचड़, नमी और जानलेवा बीमारियों के बीच गुजरते हैं। यह सिर्फ एक रणनीतिक चुनौती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। तो एक तरफ मुगल अपनी पूरी ताकत से एक शहर बसा रहे थे और दूसरी तरफ प्रकृति उसे लगातार उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। इस खींचतान का नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जो अक्सर ऐसी लड़ाइयों में निकलता है। प्रकृति जीत गई। लगभग 3 दशकों तक संघर्ष करने के बाद मुगलों ने एक तरह से हार मान ली। 17वीं सदी की शुरुआत में जहांगीर के शासनकाल में बंगाल के तत्कालीन सूबेदार इस्लाम खान चिश्ती ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैसला लिया। क्या? उन्होंने राजधानी को राजमहल से ढाका ले जाने का फैसला किया। ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। वही। तो उन्होंने राजमहल को पूरी तरह छोड़ दिया। पर ढाका ही क्यों? ढाका में ऐसा क्या था जो अकबर की चुनी हुई राजधानी में नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ बाढ़ से बचने के लिए नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच थी।